हेलो मेरे प्यारे साथियों, कैसे हो आप सभी? तो मैं आपकी पारुल मैम, आपकी हिंदी एजुकेटर आप लोगों के सामने आ चुकी हूँ एक और बेहतरीन सी शख्सियत को लेकर। भाई, दिल्ली यूनिवर्सिटी से पीएचडी करने का सपना जो है वो मोस्ट ऑफ द बच्चों का होता ही है, लेकिन आज मैं आप लोगों के सामने एक ऐसे ही पीएचडी एस्पायरेंट को लेकर आई हूँ जो अपनी पीएचडी दिल्ली यूनिवर्सिटी से कर रहे हैं। तो चलिए जानते हैं बिना किसी देरी के कि इनकी जर्नी में इनको कितनी तकलीफ़ों का, कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ा और आज जो ये इस मुकाम पर हैं, इस मुकाम तक पहुँचने में कितनी मेहनत करनी पड़ती है। तो मैं आप लोगों की मुलाकात करवाने वाली हूँ आज सोनू वर्मा जी से, जो कि दिल्ली यूनिवर्सिटी से पीएचडी कर रहे हैं और ये आपकी काफ़ी सारी दुविधाओं को आज दूर करने वाले भी हैं। तो जुड़े रहें मेरे साथ और चलिए बात करते हैं। तो सोनू जी, आप अपनी जर्नी से शुरू कीजिए अपने नाम के साथ में। हालांकि नाम तो मैंने बता ही दिया है कि सोनू नाम है, लेकिन फिर भी आप बताएं कि आपकी जर्नी कैसे शुरू हुई यहाँ तक पहुँचने में। जी मैम, थैंक यू। ये बड़ी बात होती है कि हायर एजुकेशन में पहुंचना अपने आप में। हम्म। ऊपर से जब आप दिल्ली विश्वविद्यालय जैसे संस्थान को पाते हैं, जहां बहुत ज़्यादा क्राउड है और बहुत प्रतिभाशाली बच्चे जो है मेहनत कर रहे हैं, उसमें आप एडमिशन पाते हैं, तो जाहिर सी बात है हमारे लिए भी खुशी की बात होती है और घर वालों के लिए भी खुशी की बात होती है। जहाँ तक रही मेरी जर्नी की, तो पहले तो ये था, मेरा कोई प्लान नहीं था हिंदी से पढ़ाई करने का आगे। लेकिन धीरे-धीरे पढ़ते-पढ़ते रुचि आती गई और फिर हमने पढ़ाई को कंटिन्यू किया। एमएम एडमिशन हो गया था, इसके बाद जेआरएफ जो है उसी दौरान हो गया। तो अब अगली जो स्ट्रगल स्टेज कहा जाए, और सबसे जो चुनौतीपूर्ण कार्य होता है वही होता है। मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि इतनी अनिश्चितताएँ होती हैं और सीटें कम होती हैं, दावेदार ज़्यादा होते हैं और आपको लग रहा होता है आप एक यूनिवर्सिटी में होते हैं, आप 100-50 बच्चों के बीच होते हैं, आपको लगता है कि आप ज़्यादा काबिल हैं, ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं। लेकिन जब आप पीएचडी के लिए जाते हैं, तो कई बहुत सारे बच्चे बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ से आते हैं, तो ये तो होता है चैलेंजिंग, वो हमारे सामने भी था। और एमए खत्म हो रहा था, एडमिशन कहाँ होगा, किन परिस्थितियों में हो पाया कि नहीं होगा, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में होगा कि स्टेट में होगा, इस तरीके की तमाम दुविधाएँ हमारे सामने थी। लेकिन मैं तो ये बेसिकली यही मानूँगा कि मेरी जर्नी में जो मुझे बहुत ज़्यादा मदद मिला वो हमारे सीनियर्स का मिला। चूँकि मैं हैदराबाद यूनिवर्सिटी से पढ़ा हूँ, तो उसका मुझे लाभ मिला, और लाभ इस रूप में मिला कि कोई भी दिक्कत हो टॉपिक्स लेके, या जब इस तरीके से डिमोटिवेशन आता था कि एडमिशन हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, देख रहे हैं बहुत सारे लोग बहुत समय से संघर्ष कर रहे हैं, नहीं हो पा रहा किन्हीं वजहों से, तो ऐसे में वो संबल देते थे और पूरी तरीके से मदद किया उन्होंने। मेन बात आती है कि पीएचडी में एडमिशन के 2 क्राइटेरिया हैं। एक तो एंट्रेंस के और इंटरव्यू के थ्रू होता है, दूसरा इंटरव्यू के थ्रू होता है। जहाँ एंट्रेंस और इंटरव्यू का है, वहाँ 70-30 का लगभग वेटेज बनता है। जी बिल्कुल। तो जहाँ 30 का वेटेज है, तो ज़ाहिर-सी बात है कि 70% जो हमारे लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण ज़्यादा रखता मैटर है। करता तो उसके लिए हमको, मुझे लगता है कि ज़्यादा एक्स्ट्रा नहीं करना होता है, जो हम पढ़ रहे होते हैं, उसी को बस एक बार रिवाइज़ करना होता है, और जो कुछ चीज़ें नई शोध में उस शोध के दृष्टिकोण से ज़रूरी होती है, हमको उसको फ़ोकस करना होता है। तो इस तरीके से आप एंट्रेंस क्वालीफ़ाई कर लेंगे। और रही बात इंटरव्यू की तैयारी के लिए, उसमें पहली प्रक्रिया होती है कि सिनॉप्सिस बनाना। है। हुँ। और सिनॉप्सिस बनाने के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण बात ये होती है कि हम उसको समझें कैसे? कि विषय में हम कैसे प्रवेश करें? तो अब जब आपने सिनॉप्सिस तैयार किया, जब आपने सोचा कि मैं इंटरव्यू के लिए मुझे सिनॉप्सिस, जैसे अभी बच्चे अभी जो जून का एग्ज़ाम क्वालीफाई करेंगे वो भी करेंगे या जो दिसंबर में बच्चों ने किया भी होगा, तो आपको फिर ये मोटिवेशन कहाँ से आया कि मैं इस विषय पर करूँगा, मतलब मैं इस टॉपिक पर करूँगा? मैं आपको ये सब चीज़ें कैसे पता चली? ये इसमें आपके सीनियर्स का ज़्यादा, मतलब सबकी आपने किसी की सलाह से या फिर सबकी सलाह लेकर फिर अपना निर्णय जो है वो लिया, कैसे रहा? देखिए, सलाह तो हम लेते हैं और कई बार बहुत वाजिब सलाह हमको मिल जाती है, बहुत कम एफ़र्ट में। तो ये तो मैं मानता हूँ महत्वपूर्ण है, लेकिन जो अपनी रुचि होती है, वो ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है। बिल्कुल। और रिसर्च के लिए सबसे गंभीर बात और सबसे ज़रूरी बात यही होती है कि आपको अपना इंटरेस्ट एरिया पता होना चाहिए, हुँ। कि आप किसमें कम्फ़र्ट फ़ील कर पाएँगे। क्योंकि 5 साल का पूरा करियर होता है, मतलब काम करना होता है, और आगे आप जाने जाएँगे तो बहुत हद तक आप अपनी शोध को लेकर ही जाने जाते लेकर हैं। जाना चाहिए। आप कहीं भी पढ़ाएँगे तो आपको जो रिसर्च एरिया है वो ज़्यादा प्रेफ़र लोग करते हैं। हुँ। तो इसके लिए ज़रूरी होता है कि पहले आप अपनी रुचि को समझें कि आप किस विषय को अच्छे से समझ रहे हैं। आप कविता को अच्छे से समझ रहे हैं, कहानी को अच्छे से समझ रहे हैं। अन्य गतिविधाओं में आप जीवनी, संस्मरण, रिपोर्टाज, यात्रा वृत्तांत किसको आप बहुत अच्छे से समझ रहे हैं, या पत्रकारिता को समझ रहे हैं। तो चूँकि मेरा विषय पत्रकारिता से रिलेटेड है, और मेरा जो इसके पीछे चुनाव करने का ये था कि
कई बार कुछ ऐसे विषय होते हैं जिसको पढ़ने से हम बहुत ज़्यादा एस्पेक्ट खुलता है हमारे सामने, बहुत सारी चीज़ें हमारे आते हैं। उसमें अगर मैगज़ीन्स को लेकर हम कोई काम करते हैं, तो हमको लगता है ज़्यादा ये हमारे लिए फ़ायदे वाला साबित होता है। जैसे बच्चे ये सब, क्या हम किसी लेखक को भी अपने ऐसा भी हाँ, बिल्कुल रख सकते हैं। आप बहुत सारे काम हो रहे हैं और अब तक हुए भी हैं जो लेखक स्पेसिफ़िक हुए हैं। वो अब मैं सीधे से मानता हूँ कि अपना रुचि का विषय है। अपना अगर किसी को कोई लेखक बहुत प्रिय है, ज़ाहिर-सी बात है उसमें उसकी रुचि ज़्यादा है और इस हिसाब से उसको उनको पढ़ेगा तो बहुत सारी चीज़ें ऐसे सामने लाएगा जो अब तक सामने नहीं है, प्रकाश में नहीं है। तो ये भी अच्छा तरीका होता है। तो अभी देखो एस्पायरेंट्स आपको पता चला कि जैसे अभी सोनू जी ने बताया कि आप अपनी रुचि के अनुसार अपना जो भी विषय आपको चूज करना है, अपना जो भी विषय आपको चयन करना है, आप उसे अपनी रुचि के अनुसार रखें। चाहे आपका कोई भी विषय हो, मैं हमेशा ही ये बात बोलती हूँ कि विषय चाहे कोई भी हो, अगर आपकी रुचि नहीं है तो फिर वो चीज़ें करना बेकार रहता है, क्योंकि बिना रुचि के तो चीज़ें कुछ समय तक की जा सकती हैं। 1 साल आप उसे हैंडल कर सकते हो, झेल सकते हो, 6 महीने झेल सकते हो, लेकिन 5 साल, 6 साल उसको एक साथ रखना और उसमें रुचि के साथ कार्य करना, वो बहुत बड़ी बात है। तो जब आपने दिल्ली यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस दिया, आपने क्वालीफाई इसको किया, तो आपको इंटरव्यू में जब इंटरव्यू आपका हुआ होगा, तो किन आपको कैसे क्वेश्चंस जो हैं वो इंटरव्यूअर्स ने पूछे और आपको क्या लगता है कि ये बच्चे भी कर सकते हैं? मैम कोई भी कर सकता है और ये सवाल संशय हमारे अंदर भी था जब हम जा रहे थे कि कैसा इंटरव्यू जाएगा, कैसे सवाल आएँगे, बता पाएँगे जवाब कि नहीं जवाब बता पाएँगे। लेकिन मेरा मानना है कि अगर आपने विषय को सही से पढ़ा है और आपने सारे उस एस्पेक्ट कवर किए हैं, तो आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। और इंटरव्यू जो लेने वाला है, वो भी अध्यापक है, आपको डेली पढ़ाता है और वो आपका चयन करने के लिए ही बैठा है। बस आप जिस विषय को लेके आए हैं, आप उसको कितना अच्छे से समझ रहे हैं, उसको प्रेज़ेंट कर ले जाएँ। और मेरे साथ मतलब ये इंटरव्यू की प्रिपरेशन थी, वो मेरे सीनियर्स ने करा दी थी, मॉक मॉक के तरीके से। तो मुझे नहीं लगता है कोई ऐसा सवाल पूछा गया है इंटरव्यू में, जो जिसका मुझे पहले से अभ्यास नहीं था। और मैंने विषय को जब लिखा था अपने सिनॉप्सिस, तो खुद ही उसके बहुत सारे सवाल से बना लिए थे। एक असम्पशन कर लिया था कि अगर मैं होता तो मैं इस बिंदु पे कैसे सवाल उठाता। तो इससे मुझे ज़्यादा मदद मिली। आपने अपने आप में एक इमेज तैयार की कि अगर मैं इंटरव्यूअर होता तो मैं कैसे सवाल जो है वो बच्चों से पूछता। देखो ये एक पढ़ने का बेस्ट तरीका जो है वो हो सकता है। इसे आप अपनी यूजीसी नेट एग्जाम की जर्नी में भी फॉलो कर सकते हैं कि अगर आप एग्जामिनर हो तो आप कैसे क्वेश्चंस बनाओगे, और अगर आप किसी इंटरव्यू को देने के लिए जा रहे हो तो आप बच्चों से कैसे क्वेश्चन। ये बहुत अच्छी बात कही है आपने सोनू जी, ताकि ये सारे बच्चे जो कभी कभी कुछ बच्चे मुझे ऐसे भी मिलते हैं देखने को जो सोचते हैं कि हम सबसे ज़्यादा प्रतिभाशाली हैं और हमारे सामने तो कोई भी नहीं हो सकता है। तो एक जो भावना है, मतलब कॉन्फिडेंस ज़रूरी है, लेकिन एक ओवर कॉन्फिडेंस जो है वो मुझे लगता है कि वो ख़राब होता है किसी भी पढ़ाई में। तो बिल्कुल कॉन्फिडेंस के साथ पढ़ते रहिए, जैसे सोनू जी यहाँ पर बता रहे हैं। तो सोनू जी आप बच्चों को क्या कहना चाहेंगे? अभी जैसे जून में बच्चों का एग्ज़ाम होने वाला है, फिर से यूजीसी नेट का 10 जून से ये एग्ज़ाम शुरू होने वाला है। तो इसमें आप बच्चों को कैसे, क्योंकि अभी वैलिडिटी जो है वो अगर आप पीएचडी में एंट्रेंस लेते हैं तो 1 साल कर दी गई है। और चूँकि वो पीएचडी एंट्रेंस के साथ वैलिडिटी जोड़ी गई है 1 साल के लिए। तो जो एंट्रेंस है वो एंट्रेंस, पीएचडी का एंट्रेंस टफ़ आपको लगता था या यूजीसी नेट का टफ़ लगता था, और अभी का बताएँ आप थोड़ा-सा? देखिए जहाँ तक पीएचडी एंट्रेंस की बात है वो यूनिवर्सिटी के हिसाब से वैरी करता है। कहीं जो है केवल विषय से सवाल पूछे जाते हैं, कहीं विषय से ज़्यादा पूछे जाते हैं, कहीं शोध से और विषय से मिला के सवाल पूछे जाते हैं। लेकिन जो यूजीसी जो ये बना दिया है, इसमें ये है कि एक तरीके से आपको लाभ है। लाभ इस रूप में है कि आप जो तैयारी कर रहे थे, आपको कुछ उससे इतर नहीं करना है। होता क्या था कि हम लोग मान लीजिए शोध प्रविधि और टीचिंग एप्टीट्यूड वगैरह पढ़ रहे होते हैं, तो जेआरएफ वगैरह के लिए, तो उसमें हम बहुत हल्की नज़र से देखते हैं। लेकिन उसके 1 महीने बाद, 2 महीने बाद तुरंत हमारा एग्ज़ाम होता है पीएचडी एंट्रेंस का, तो उसमें हमको बहुत गहनता से देखना होता है। अब ऐसे में एक लाभ हमको ये मिल गया है कि हम जो चीज़ पढ़ रहे हैं, उसी को बहुत अच्छे से पढ़ें, उसमें बहुत अच्छा स्कोर करें, तो हमारे लिए एक सेफ ज़ोन दिख जाएगा। जो मतलब मुझे लगता है कि एक थोड़ा-सा लाभ है। हाँ। तो अभी तो सोनू जी के अनुसार तो ये लाभ है, और मैंने भी कहा कि हाँ, जो लोग अपने एमए के दरमियान नहीं, लेकिन अपने मास्टर्स कंप्लीट होने के बाद अगर ये कर रहे हैं, जो सेकंड थर्ड सेमेस्टर में करते हैं, उनके लिए तो थोड़ा सा ये मुझे लगता है कि लूप है, क्योंकि उनकी तो एमए कंप्लीट नहीं हो पाएगी, वैलिडिटी 1 साल है। लेकिन जो लोग करते हैं उनके लिए लाभ है, जैसा कि सोनू जी ने बताया अभी। और दिल्ली यूनिवर्सिटी का सपना तो सभी का होता है। आप बच्चों को किस प्रकार मोटिवेट करेंगे सोनू जी? कुछ कहना चाहेंगे आप बच्चों से?
मैं यही कहूँगा कि यकीन के साथ मेहनत करिए और दिक्कतें सबको आती हैं, सबको ये महसूस होता है कि हमसे नहीं हो पाएगा, शायद हम कर पाएँ कि ना कर पाएँ। लेकिन एक समय बाद हो जाता है, वो जादू के तरीके से होता है, बस हो जाता है। हो जाता है। और मुझे लगता है कि बस मेहनत पे यकीन करना चाहिए और जब भी कभी आपको डाउट लगे, तो आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन्स पेपर देखने चाहिए। तो लोगों से बात करना चाहिए जिनका सिलेक्शन हुआ है, अगर आपके टच में कोई ऐसे लोग हैं और नहीं भी हैं, तो आपको ये समझ के रखना चाहिए कि आप में और जो इंटरव्यू ले रहा है और जिनका सिलेक्शन हो गया है, उनमें बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है क्योंकि आप मास्टर्स कर चुके हैं। आप विषय को एक तरीके से हल्का-फुल्का तो समझने लगे हैं बिल्कुल, बिल्कुल। और जो आपसे सवाल पूछा जाता है, आपसे इस स्तर का सवाल भी नहीं पूछा जाता है कि आप उस विषय को पूरी गहनता से जान रहे हैं क्योंकि आप उस विषय को 5 साल और देने के लिए जा रहे हैं। हुँ। तो बस आपको विषय के लेके रुचि है कि नहीं? आप विषय को थोड़ा बहुत समझ पा रहे हैं कि नहीं? इतना ही वो जानना चाहते हैं, मुझे ऐसा लगता है। तो बिल्कुल क्योंकि इंटरव्यूअर को भी मुझे लगता है कि सामने वाला जो बैठा हुआ है इंटरव्यू ले रहा है उसे भी पता है कि आप आगे की जर्नी में जो है वो पूरे विषय को कंप्लीट करेंगे और अभी मास्टर्स के दरमियान हमें लिमिटेड चीज़ें जो है वो मिलती हैं और खुलकर चीज़ें पढ़ने का मौका तो पीएचडी के दरमियान ही मिलता है। तो पहले बच्चों को क्या चूज़ करना चाहिए, असिस्टेंट प्रोफेसर और पीएचडी? काफ़ी सारे बच्चों का सवाल होता है कि हम असिस्टेंट प्रोफेसर बनेंगे पहले और फिर पीएचडी करेंगे। तो बेसिकली ज़रूरी तो दोनों ही हैं। लेकिन फिर भी आपको क्या लगता है, आपने क्यों नहीं चूज़ किया पहले असिस्टेंट प्रोफेसर? व्हाय आपने पीएचडी ही क्यों चूज़ की? देखिए मेरा मानना है कि ये व्यक्तिगत रुचि का भी विषय है और दूसरी बात ये है कि ज़रूरतों का मामला है, कि हम किसमें कम्फ़र्ट हैं। क्योंकि हायर एजुकेशन टाइम टेकन है और एक लंबा प्रोसेस है। बिल्कुल। अगर आप उस प्रोसेस से गुज़रने में सक्षम हैं, आपकी आर्थिक स्थिति इस बात की इजाज़त देती है, तो मुझे लगता है कि पीएचडी आपको करनी चाहिए अच्छे से। अगर आप उस स्थिति में नहीं हैं, आपको लगता है कि अ, हम बहुत जल्दी निराश हो जाएँगे, हताश हो जाएँगे, हमको बहुत कुछ नहीं दिख रहा सामने, तो मुझे लगता है कि असिस्टेंट प्रोफ़ेसर की भी तैयारी करनी चाहिए। लेकिन मुझे ये नहीं लगता कि दोनों अलग-अलग चीज़ें हैं। मुझे ये लगता है कि जब आप जेआरएफ की तैयारी करते हैं पीएचडी एंट्रेंस की तैयारी करते हैं, तो कुछ वही तैयारी आप असिस्टेंट प्रोफ़ेसर की करते हैं। बिल्कुल। और जब आप एक बार जेआरएफ हो चुके हैं, आप पीएचडी में एडमिशन लेने जा रहे हैं, तो ज़ाहिर-सी बात है कि आप असिस्टेंट प्रोफ़ेसर की तैयारी कर चुके हैं। बस आप जब एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, तो आपको उसका रिवीज़न करना है। और मुझे लगता है कि पीएचडी करने के दौरान इतना समय तो मिल जाता है कि आप जो पढ़े लिखे हैं, उसका अच्छे से रिवीज़न कर लें। तो मुझे लगता है कोई ऐसी दिक्कत नहीं होने वाली है। नहीं। ये अपना चुनाव है सबका। तो देखो ये आप लोगों की खुद की रुचि है कि आपको पीएचडी करनी है या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर, बशर्ते तैयारी दोनों की एक सी ही है। बहुत ज़्यादा मेहनत का तो सवाल, मेहनत का सवाल तो है ही, मेहनत कश होके पढ़ना तो है ही, लेकिन हो सकता है क्योंकि सोनू जी ने अभी बीच में एक लाइन भी कही कि जब वो लोग जो आगे पहुंच चुके हैं वो कर सकते हैं तो आप भी कर सकते हैं और दिल्ली यूनिवर्सिटी से भी कर सकते हैं क्योंकि सोनू जी ने भी मेहनत करके ही वो भी यहाँ तक पहुँचे हैं तो आप भी पहुँच ही सकते हैं। मैं लास्ट एक आखिरी क्वेश्चन आपसे पूछूंगी कि आपका विषय जो है क्या रहा है, रिसर्च के लिए जो विषय है वो क्या रहा है और बच्चों को कैसे सब्जेक्ट चूज कर लेना चाहिए? हालांकि रुचि तो है ही है लेकिन फिर भी टफ, बहुत ज़्यादा लेंदी टॉपिक या फिर इजी टॉपिक या फिर मॉडरेट, ये सब में क्या है? मेरा विषय जो है वो है कल्याण पत्रिका, मतलब पूरा विषय इस रूप में है, कल्याण पत्रिका के विविध आयामों का आलोचनात्मक अध्ययन 1926 से 1950 तक। जो कि 26 से निकलती है पत्रिका, बिल्कुल। इसलिए वहाँ से लिया है और 50 तक लेने का अपना मेरा वो रीज़न ये है कि उस समय तक संविधान बन जाता है, बिल्कुल। भारत आज़ाद हो चुका रहता है। दूसरी बात ये है कि दूसरे लोग विषय का चयन कैसे करें? 2-3 चीज़ें हैं कि अगर आप लगता है कि आप बहुत ज़्यादा चीज़ों को चैलेंजिंग तरीके से करना चाहते हैं, तो हमको इसमें बहुत ज़्यादा अपने आप को नहीं उस तरीके से देखना चाहिए कि हम इस विषय में जाके इस विषय को औकात दिखा देंगे। मतलब ये वाला हमको नहीं सोचना चाहिए, हमको एक व्यावहारिक पहलू सोचना चाहिए कि हम पीएचडी करने जा रहे हैं और आगे हायर एजुकेशन में, एकेडमिया में हमारा पूरा जीवन है। हम आगे ही काम करेंगे, उसी में काम करेंगे। उस हिसाब से आपको विषय चुनना चाहिए। मेरा ये है कि जब आप टाइम ड्यूरेशन चूज़ करते हैं, जैसे मेरा 26 से 50 तक है, तो इसमें मुझे जो मेरा लाभ लगता है कि मैं 26 से 50 के समय का जो समाज है, जो इतिहास है, जो अर्थव्यवस्था है, जो आज़ादी का आंदोलन है, मैं इस सब से रूबरू होऊँगा। और जब आप एक लेखक या विधा केंद्रित या कुछ उपन्यास या कुछ कहानी चुनते हैं, तो उसमें क्या होता है आप थोड़ा-सा बँध जाते हैं। आपके पास वो डायमेंशन नहीं खुल के आते हैं। तो मुझे लगता है कि आप ऐसे विषय का चयन करें, जिसमें आप कम्फ़र्ट भी हों, दूसरा ये है कि व्यावहारिक भी विषय हो और आपको कभी ऊब ना महसूस हो विषय को लेके। क्योंकि अगर मान लीजिए आप 1-2 साल अच्छा मेहनत कर रहे हैं, उसके बाद अगर आपको विषय को लेके ऊब हो जा रही है, तो आपको जो मेहनत की वो बेकार गया और नया विषय आप उस समय प्रस्तावित कर नहीं पाएँगे, वो ज़्यादा चैलेंजिंग हो जाएगा। तो थोड़ा-सा विषय चयन में समय लें, उसके लिए अपनी रुचि का, दूसरा कि उसका व्यावहारिक पक्ष क्या है,
क्या उस पे सोर्स उपलब्ध हैं, प्राइमरी सोर्स, सेकेंडरी सोर्स, इन सबको ध्यान में रखते हुए आप ज़रूर विषय का चयन करें। तो सोनू जी ने काफ़ी अच्छी बातें बताई आप लोगों के साथ जुड़कर, हमारे साथ जुड़कर, अनअकैडमी के साथ जुड़कर। और ये सारी बातें मैं आशा कर रही हूँ कि आप लोगों के लिए बड़ी ही ज़रूरी हैं। और चूँकि आप लोग काफ़ी समय से, काफ़ी वक्त से मुझसे पूछ रहे थे, तो मैंने सोचा कि क्यों ना किसी ऐसे एस्पायरेंट को लेकर आया जाए जो आप लोगों की भावनाओं को समझे, और जो इस समय में हैं तो इस समय की सारी परेशानियों को आप लोगों को बता पाएँ कि क्या चीज़ें जो हैं वो आप लोगों के लिए बेहतर हैं। हालाँकि हम तो बताते ही हैं, लेकिन अध्यापक की बातें बच्चे कम ही सुनते हैं तो अपने साथ के लोगों की बातें ज़्यादा सुनते हैं। तो देखिए, सारी चीज़ें आसान हैं, बशर्ते विषय केवल और बात केवल एक ही है कि रुचि जो है वो आपकी होनी चाहिए, ताकि आप लोगों को किसी भी प्रकार की ऊब ना महसूस हो। बाकी बहुत-बहुत धन्यवाद सोनू जी आपका, सभी बच्चों को इतना मोटिवेट करने के लिए, बताने के लिए। और अनअकैडमी की तरफ से भी आपको बहुत-बहुत धन्यवाद। बाकी का मैं आप लोगों के साथ में इसी तरीके से मिलती रहूँगी, ऐसे ही बेहतरीन और शानदार से इंटरव्यू सेशंस को लेकर। बाकी आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच गाइज़, बाय बाय, टेक केयर, जुड़े रहें अनअकैडमी के साथ।